Good morning, students. Now I am telling you about these two remaining stanzas: mercy, pity, peace, and love. Okay, then every man of every clime. It means all the person who are living in different type of climate. यानी किसी भी क्लाइमेट में जो डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल रहते हैं, एवरी पर्सन दैट प्रेज इन हिज डिस्ट्रेस, और जब दे कॉल्ड टू गॉड इन दियर क्रिटिकल पोजीशन और इन डिस्ट्रेस, बेचैनी के समय में वो अगर प्रार्थना करते हैं ईश्वर से, प्रेज टू द ह्यूमन फॉर्म डिवाइन, तो वो किससे प्रार्थना करते हैं? ह्यूमन फॉर्म डिवाइन से। इट मीन्स ऐसे व्यक्ति से हु इज नेक्स्ट टू गॉड, जो कि भगवान के सेकंड नंबर पर आता है। ओके, कहने का मतलब ये है कि ईश्वर उसको ये सारी क्वालिटीज देता है, देन वो नेक्स्ट टू गॉड बन जाता है और वो एवर हेल्पफुल होता है लोगों के लिए। ओके, so these four divine qualities are necessary to be next to God. Okay, और every climate में हर जगह हर human beings जो है वो जिसके अंदर ये चारों क्वालिटी हो, वही लोगों की बेचैनी में मदद कर सकता है। नेक्स्ट, and all must love the human form in heathen, Turk or Jew, where mercy, love and pity dwell. There God is dwelling too, and all must love the human form. और जितने भी लोग हैं उन्हें ह्यूमन फॉर्म को लव करना चाहिए। What is human form? Human form is love. Okay, लव जो है वो ह्यूमन फॉर्म है। इन हीदन, हीदन यानी एथियस्ट, नास्तिक, तुर्क और जैस, जितने भी कास्ट के लोग होते हैं, इवन वो व्यक्ति जो एथिस्ट होता है, नास्तिक होता है, वो भी ईश्वर को याद करता है जब कभी वो प्रॉब्लम्स में होता है। यानी हिडन भी जो होते हैं, यानी एथिस्ट भी होते हैं जो कि ईश्वर पे बिलीव नहीं करते, लेकिन जब वो बहुत ही क्रिटिकल पोजीशन में होते हैं, जब वो बहुत परेशान होते हैं, ऑन दैट टाइम दे ऑल्सो रिमाइंड टू गॉड, यानी गॉड को वो वापस याद करते हैं। और उनकी चारों ये जो फॉर्म होती है जिस व्यक्ति के अंदर होती हैं, वो नेक्स्ट टू गॉड होता है। अब वही कह रहा है यहाँ पर, वेयर मर्सी, लव एंड पिटी ड्वेल, ड्वेल मतलब निवास करती है, रहती है, एंड देयर गॉड इज ड्वेलिंग टू, वहाँ ही ईश्वर का निवास होता है। यानी वह व्यक्ति जिसके अंदर ये फोर क्वालिटीज होती हैं, वो गॉड तो नहीं होता पर गॉड से कम भी नहीं होता, बिकॉज ऑफ he always help to others. So now this poem is completed, and we will start now human abstract. The human abstract. Abstract क्या होता है? जो हमारी फीलिंग्स हैं। ओके, अब नाउन पढ़ा है तो ये किसके लिए यूज होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फीलिंग्स के लिए, दोज फीलिंग्स विच वी कैन नॉट टच, जिनको, यानी वो चीज़ें जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, बट वो नाउन ही होते हैं और ये ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर आते हैं, यानी फीलिंग्स, फीलिंग्स ऑफ अस। ओके, तो जो हमारी भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, वो किस तरीके ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट के बारे में बताया गया है, जो टोटली मानवीय गुणों से परिपूर्ण होता है। उसके अंदर क्या क्या क्वालिटीज होती हैं और किस तरीके का वो व्यक्ति होता है। हालांकि वह व्यक्ति जिसके अंदर मर्सी, पिटी, पीस और लव है, ऐसा पर्सन तो पूरी तरह से गॉड को डिवोटेड होता है और नेक्स्ट टू गॉड होता है। लेकिन यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। पिटी वुड बी नो मोर, अब वो एकदम चेंज में बोलता है। ये कहाँ से लिया गया है? पहला लिया गया था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस से, ठीक है, और सेकंड वाला किससे लिया गया है? हर्षिका
सेकंड वाला किससे लिया गया है, क्या है इसमें, कौन सी फीलिंग्स है सेकंड वाले में? मैम सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस, सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ओके, इसमें सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस है कि उसने क्या एक्सपीरियंस किया इस वर्ल्ड से और उसके बाद वो क्या डिस्क्राइब करना चाहता है ह्यूमन एब्स्ट्रैक्ट में, यही चीज आती है। पिटी वुड बी नो मोर, वो कह रहा है पिटी का एग्जिस्टेंस और ज्यादा नहीं होगा। ओके, यानी पिटी की जरूरत नहीं पड़ेगी। इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, कह रहे हैं कि अगर हमने कोई गरीब ही नहीं रह जाए, यानी हम जब किसी पर दया करते हैं और उसे कुछ देते हैं तो उस समय वो हमसे छोटा महसूस करता है, हमसे पुअर महसूस करता है। ओके, ये फीलिंग्स की बात है। ओके, कई लोग ऐसे होते हैं इस तरह की फीलिंग्स से कुछ नहीं देते, लेकिन फिर भी जो सामने वाला होता है, गिवर एंड टेकर की बात है यहाँ पर, जो गिवर है वो ऑलवेज सुपीरियर माना जाता है। तो क्या होता है ऐसी कंडीशन में, सामने वाला हु इज टेकर, जो कि ले रहा है, उसके अंदर ये फीलिंग होती है कि वो अपने आप को पुअर महसूस करता है। ओके, एंड मर्सी नो मोर कुड बी इफ ऑल वर एज हैप्पी एज बी। देखो बच्चों, वो वहां पर पूरी मानवता की बात कर रहा है, सबके लिए वो जेनरस है, उदार हृदय वाला है। तो वो क्या कहता है, पिटी वुड बी नो मोर, यानी दया की और ज्यादा जरूरत नहीं होगी। इफ वी डिड नॉट मेक समबडी पुअर, अगर कोई गरीब ही नहीं होगा, यानी ये जो दया है, ये पिटी जो है दूसरे को गरीब बना देती है। ओके, एंड मर्सी नो मोर कुड बी, और मर्सी भी कुछ नहीं होगी इफ ऑल वर एज हैप्पी एज बी, अगर सभी हमारी तरह खुश होंगे। पोएट ये कहता है कि उसके अंदर क्या है, जेनरसिटी, GENEROSITY, जेनरसिटी का मतलब होता है उदारता। ओके, तो वो क्या कह रहा है कि अगर सारे लोग खुश होंगे इस संसार में तो किसी पिटी की और किसी मर्सी की जरूरत नहीं होगी। ओके, सो दिस वन इज द जेनरसिटी ऑफ द पोएट। उदारता यानी संपूर्ण जो वसुधा होती है वो एक परिवार की तरह होती है, ऐसा कहा जाता है। हिंदी में कोटेशन है अपने पास, वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग्स। यू मे राइट दिस एग्जाम्पल देयर इन एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, अगर एक्सप्लेनेशन आता है उसके अंदर आप वसुधैव कुटुंबकम लिख सकते हैं। कुछ ऐसा नहीं है कि उसमें संस्कृत और हिंदी और दूसरी लैंग्वेजेस के कोटेशन नहीं लिखे जा सकते। जब हम आंसर लिखते हैं और अगर उस आंसर्स में हमें नीड पड़ती है हिंदी के कोटेशंस की, तो कोटेशंस उसमें लिखे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी मार्किंग बढ़ जाती है। ओके, तो वसुधैव कुटुंबकम की फीलिंग है इस वाले स्टेंजा में कि सारे लोग आराम से अमीर हो जाएं, रिच हो जाएं, जिससे किसी को किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, और उससे क्या होगा कि पूरा वर्ल्ड जो है वो हैप्पी हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेंजा, एंड म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस। अब यहां पर एक बहुत एक्सपीरियंस की बात कहता है ये, म्यूचुअल फियर ब्रिंग्स पीस। आगे भी पढ़ लें, उसके बाद देखते हैं। टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, देन क्रिएलिटी निट्स आ स्नेयर एंड स्प्रेड्स हिज वेट्स विद केयर। देखो, इस पे यहाँ पर इस वाले स्टेंजा में क्राफ्टी पर्सन को डिस्क्राइब किया गया है, जो ट्रिकी होते हैं, जो चालाक होते हैं, क्लेवर होते हैं। क्राफ्टी और क्लेवर में अंतर है, क्लेवर में इंटेलिजेंसी प्लस ये क्राफ्टीनेस दोनों इंक्लूड हो जाती है। देखिए यहाँ पर वो क्राफ्टी पर्सन की बात कर रहा है, क्लेवर पर्सन की बात कर रहा है साथ में। तो क्या कह रहा है कि म्यूचुअल फियर, फियर का मतलब डर, और म्यूचुअल यानी आपस में, अगर आप किसी व्यक्ति से डरते हैं, ठीक है, ब्रिंग्स पीस, उससे क्या आती है, शांति। कहने का मतलब ये है जहां पर डर होता है वहां पर शांति जो है ऑटोमेटिकली आ जाती है। कई लोग अपने फादर से डरते हैं, कई लोग अपनी मदर से डरते हैं, तो देन आप उस समय साइलेंट रहते हो जिनसे तुम्हें डर लगता है। क्योंकि देखिए बहुत जरूरी है फियर होना भी, लेकिन यहाँ पर दूसरे तरह के फियर की बात हो रही है, आई विल डिस्क्राइब आफ्टर इट। लेकिन सिंपली
आपको ये समझ लेना चाहिए, यू अंडरस्टैंड इट, कि म्यूचुअल फियर क्या लाता है, ब्रिंग्स पीस, शांति लाता है, टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, और उससे क्या होता है, सेल्फिश लव इंक्रीज होता है। देखो, जब सामने वाला आपसे डर रहा है और इसलिए आपसे प्रेम कर रहा है, इसलिए वो चुप बैठा है, इसका मतलब वहां पर सेल्फिश लव इंक्रीज हो रहा है। लव जो है प्योर लव और सेल्फिश लव दो तरह का होता है। सेल्फिश लव का मतलब है जब आप किसी से कुछ चाहते हैं और तब उससे प्रेम करते हैं। इट मीन्स अगर आपको किसी से कुछ चाहिए होता है और उसकी वजह से आप उससे प्रेम कर रहे हैं, तो ये लव जो है वो सेल्फिश लव कहलाता है। ओके, और म्यूचुअल फियर यानी अगर हम किसी व्यक्ति से डरते हैं और चुपचाप रहते हैं तो उस समय पीस जरूर होती है, लेकिन ये पीस प्योरिटी से भरी हुई नहीं होती, ये शांति से भरी हुई पीस नहीं होती। देन क्रिएलिटी नीड्स अ स्नेयर, फिर क्या होता है, क्रिएलिटी जो है जाल बुनती है अपना। नेट्स मतलब जाल बुनना, सॉरी नेट्स मतलब बुनना और स्नेयर मीन्स जाल। तो क्रिएलिटी जो है ऐसी कंडीशन में जब सेल्फिश लव इंक्रीज हो जाता है, ऑन दैट टाइम क्रिएलिटी जो है वो अपना जाल बुनती है। क्रिएलिटी यहाँ पर यानी कैसा, निर्दयी होना, निर्दयता तब अपना जाल बुनती है, एंड स्प्रेड्स हिज वेट्स, और वो अपना चारा बिखेरती है, वेट्स दाने बिखेरती है, विद केयर बड़ी सावधानी से। अब यहाँ पर पोएट जो है वो क्या कहना चाहता है, यहाँ पर पोएट ये कहना चाहता है कि जब म्यूचुअल फियर जो है वो क्या है, ब्रिंग्स पीस, शांति लाता है। म्यूचुअल फियर इट मीन्स जब हम किसी से डरते हैं तो उसके सामने हम साइलेंट रहते हैं, और साइलेंट रहने का मतलब नहीं है कि हम उससे प्रेम करने लगते हैं, केवल हम उससे डरते हैं टिल द सेल्फिश लव्स इंक्रीज, और ऑन दैट कंडीशन कैसा लव इंक्रीज होता है, सेल्फिश लव। ठीक है, एंड देन क्रिएलिटी नीड्स अ स्नेयर, और तब क्या है, जो क्रिएलिटी है राक्षसी प्रवृत्ति है, निर्दयता है, ब्रूटनेस है, ये क्या करती है, ये एक जाल बुनती है। स्नेयर मीन्स जाल। ओके, एक ऐसा जाल बुनती है, एंड स्प्रेड्स हिज वेट्स विद केयर, और बड़ी सावधानी से जो यंगस्टर्स होते हैं या जिनको उन्हें कंफ्यूज करना होता है उनके सामने क्या बिखेरती है, वेट्स मतलब चारा या दाना। ओके, अब नेक्स्ट स्टेंजा, ही सिट्स डाउन विद होली फियर्स एंड waters the ground with tears, then humility takes its root underneath his foot। अब आगे वो पोएट क्या बता रहा है ऐसे लोगों के बारे में, इन्हीं से रिलेटेड जो कि नेगेटिव होते हैं, ऐसे लोगों के बारे में। जब उनसे कोई व्यक्ति परेशान हो जाता है तब वो क्या करता है, he sits down with holy fear, यानी वो भी बैठ जाता है चुपचाप। हॉली फियर्स यानी पवित्रता का डर, कहने का मतलब ये है कि उसे मालूम है कि वो मिस्टेक पर है, वो गलती पर है, गलत काम कर रहा है, लेकिन वो उसके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। ओके, जैसे कि क्रिमिनल माइंडेड होते हैं और उन्हें बच्चों को कंफ्यूज करना होता है या यंगस्टर्स को कंफ्यूज करना होता है, तो वो क्या करते हैं, ऐसे लोग जो कि इस तरह की मेंटालिटी के होते हैं, वो क्या करते हैं, ही सिट्स, उनको परेशान करते हैं किसी व्यक्ति को, तो ऐसा व्यक्ति क्या करता है, सिट्स डाउन विद हॉली फियर्स, यानी कि वह व्यक्ति डर के बैठ जाता है। ओके, एंड देन वाटर्स द ग्राउंड विद टीयर्स, और फिर आंसू बहाता है वो डर की वजह से, यानी उससे डरता है बट ही कैन नॉट टेल टू अदर्स अबाउट दिस। कई बार बच्चे इतने कंफ्यूज हो जाते हैं, यंगस्टर्स कंफ्यूज हो जाते हैं, किसी संगठन के या किसी ऑर्गेनाइजेशन के फेयर में पड़ जाते हैं और उसके बाद उनसे वो गलत काम करवाते हैं,
उन बच्चों से, उन लड़कों से। तो दैट्स वाई उनके पास और कोई सॉल्यूशन नहीं होता, और ऐसी कंडीशन में वो क्या करते हैं, आंसू बहाते हैं। ओके, देन ह्यूमिलिटी टेक्स इट्स रूट, तब शर्मिंदगी जो है वो वहां पर अपनी जड़ बना लेती है। अंडरनीथ हिज फूट, उसके पैरों के नीचे, यानी कि जैसे कि गलत फीलिंग्स जो उस बंदे के दिमाग में जो आ जाती हैं, वो जानता है कि ये जो हम कर रहे हैं वो रॉन्ग है, और लेकिन इसके अंदर ह्यूमिलिटी तो है, शर्मिंदगी तो है, लेकिन वह अकेले में बैठकर आंसू बहाता है, और उसके आसपास का ग्राउंड जो है टीयर्स से, यानी आंसुओं से गीला हो जाता है। ओके, देन soon spreads the dismal sad of mystery over his head, and the caterpillar and fly feed on the mystery. अब नेक्स्ट पॉइंट पे वो क्या कहता है, soon spread the dismal sad, और उसी समय कैसी सैड यानी कैसी छाया वहां पर हो जाती है, डिसमैल, जो कि फुल ऑफ डर्टीनेस होती है, फुल ऑफ कंफ्यूजन होती है। ओके, एंड ऑफ मिस्ट्री ओवर हिज हेड, और उस वह व्यक्ति जो होता है, ऐसा व्यक्ति जो ऐसे लोगों की बात मानता है, वो कंफ्यूज हो जाता है। ओके, एंड मिस्ट्री उसके सिर पर सवार हो जाती है। मिस्ट्री मतलब वो मिस्टीरियस होता है, वो कंफ्यूज्ड होता है, रहस्यात्मक बन जाता है, कभी किसी से झूठ बोलता है, कभी किसी को कुछ बताता है, कभी किसी को कुछ बताता है। इट मीन्स उसकी वो कभी भी अपने विचारों को क्लैरिटी से नहीं बोलता। ओके, उसमें थॉट्स और आइडियाज में, उसके थॉट्स और आइडियाज में क्लैरिटी नहीं होती। क्लियर, जब उसके थॉट्स और आइडियाज में क्लैरिटी नहीं होती तो वो कैसा बन जाता है, मिस्टीरियस पर्सन। ओके, कब वो क्या कहता है और कब वो झूठ बोलता है, कब सच बोलता है, उसके बारे में नहीं जाना जा सकता है। ओके, देन अब ऐसे व्यक्ति के पास क्या होता है, कैटरपिलर एंड फ्लाई। कैटरपिलर वही आपके तितलियों से पहले वाला जो पार्ट होता है वो कैटरपिलर कहलाता है, एंड फ्लाई और मक्खियां फीड ऑन द मिस्ट्री, उस मिस्ट्री पर फीड करती हैं। कहने का मतलब ये, जहां गंदगी होती है वहां पर बहुत सारी मक्खियां होती हैं, कैटरपिलर्स होते हैं। तो वहां फ्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि वो गंदी चीजों पर ही बैठते हैं, उन्हें ऐसी चीजें ही पसंद होती है। और ऐसे पर्सन जो मिस्टीरियस होते हैं, उनके पास वही लोग आते हैं, वही उनके आसपास मंडराते हैं, घूमते हैं, जो कि उन्हीं की तरह होते हैं। ओके, उन्हीं की तरह उनके अंदर मिस्टीरियसनेस होती है, उन्हीं की तरह उनके अंदर प्रॉब्लम्स होती हैं। ओके, एंड इट बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट रडी एंड स्वीट टू ईट। अब वो कह रहा है एंड इट बियर्स, अब जैसे उन्होंने कंपेयर कर दिया एक ट्री से, ठीक है, वो व्यक्ति एक ऐसे ट्री की तरह है। कैसे ट्री की तरह, बियर्स द फ्रूट ऑफ डिसीट, डिसीट मतलब धोखा, धोखे का जिसमें फ्रूट्स उगता हो। समझ में आया, यानी कि एक ऐसा पेड़ जिस पर धोखे के क्या लगते हैं, फ्रूट्स, जिसमें कि धोखा है। ओके, जिसमें वो डिसीव कर रहा है। डिसीट यहाँ पर, डिसीव का मतलब है धोखा देना, डिसीट का मतलब। तो रडी एंड स्वीट टू ईट, ऐसे फ्लावर्स, यानी ऐसे व्यक्ति फ्लावर्स से कंपेयर किया है कि सॉरी फ्रूट्स से कंपेयर किया है। तो ये फ्रूट्स उसको कैसे लगते हैं, जैसे कि हम किसी व्यक्ति को देखते हैं, बहुत स्मार्ट है, एक्टिव है, दिखने में बहुत अच्छे से चलेगा रहेगा, क्योंकि उसे वो एक्चुअली कंफ्यूज करना चाहता है लोगों को। ये मेंटालिटी होती है लोगों की, अपने आप को जो ना हो वो दिखाना। ओके, इस पोएम में बहुत रियलिटीज बताई गई हैं लाइफ की, एक्सपीरियंस, सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस इसीलिए कहा गया है कि वह व्यक्ति जो अपने आप को कुछ और दिखाने का प्रयास करता है वही अपने आप को परिवर्तित करता है, यानी चकाचौंध कर देता है यंगस्टर्स को। आपने देखा होगा ऐसे लोग, डॉन जो मूवी थी अमित जी की, तो उसके अंदर जो उसको लोगों ने कैसा कर दिया था, कंफ्यूज कर दिया था। समझ में आया,
क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे से तैयार होते हैं, बहुत अच्छे से कपड़े पहनते हैं, कार का यूज करते हैं, इट मीन्स वो ये रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उन व्यक्तियों के सामने, उन बच्चों के सामने, यंगस्टर्स के सामने कि आई एम सुपीरियर टू अदर्स। ओके, वो लोग जो कि दूसरों को धोखा देना चाहते हैं, तो उनको किससे कंपेयर किया है? फ्रूट ऑफ डिसीट, यानी धोखे के फल से उनको कंपेयर किया है। अब धोखे का फल कैसा होता है? रडी, रेड कलर का, एंड स्वीट टू ईट, और मीठा लगता है, बहुत प्यार से बोलते हैं ऐसे लोग, देन वो आपको बहुत मीठे भी लगते हैं, समझ गए? बिकॉज ऑफ दे वॉन्ट टू कंफ्यूज यू। सबसे बड़ी बात यह है कि वो तुमको कंफ्यूज करना चाहते हैं। सिंपलिसिटी कहाँ होती है? जहां पर कोई मिस्टीरियसनेस नहीं होती, उन्हें आपको कंफ्यूज नहीं करना होता। इस टाइप के पीपल होते हैं कौन से वाले? फर्स्ट वाली पोएम में, जो किसके अंदर आते हैं? जो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के अंदर आते हैं। और ये सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस की बात हो रही है, अनुभव के बाद, जब व्यक्ति को पूरा अनुभव हो जाता है और उसके बाद ये सच्चाई पता चलती है, तो उनका ज्ञान रिडबल्ड हो जाता है, जो इतने सारे लोगों के बारे में जानते हैं। देन एंड द रेवन हिज नेक्स्ट मेड। अब रेवन यानी ब्लैक वाला जो क्रो होता है, हिज नेस्ट has made in its thickest sad। अब ऐसा व्यक्ति जो काला हुआ होता है, रेवन होता है, his next has made, वहीं पर अपना घोंसला बना लेता है, and in its thickest sad, इसकी घनी छाया में, किसकी घनी छाया में? उस पेड़ की घनी छाया में वह रेवन वर्ड्स जो है वो अपना घोंसला बना लेती है। कहने का मतलब यह है कि वह व्यक्ति जो बुरी संगत में पड़ जाता है, वो ऑलवेज बुरे लोगों का ही साथ देता है, गलत लोगों का ही साथ देता है। दैट इज वाई वो उस पेड़ के अंदर, यानी उस व्यक्ति के अंदर ऐसे गलत लोगों का निवास हो जाता है। ओके, इस तरह से ह्यूमिलिटी जो है टेक प्लेस देयर। ओके, सो नाउ the poem is completed and all the things I think clear to you. If you haven't, then you may ask in next class. Thank you. Have a nice day, all of you. Thank you.